Hello everyone. Today we are going to learn about what is status and role. समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत परिस्थिति एवं भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इनका तात्पर्य क्या होता है। तो ये देखिए मैंने ये जो मेरी न्यूज़ स्लाइड है इसमें मैंने ये एक ए अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है। ये एक पर्टिकुलर मान के चलिए एक इंडिविजुअल है और मान के चलिए ये आप स्वयं हैं, है ना। तो आपका एक परिवार होगा। तो इस परिवार में आपके जो माता पिता हैं उनके समक्ष, मतलब जब आप अपने माता पिता से अंतःक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं, है ना, तो उनके समक्ष आपकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है। आप या तो अपने माता पिता की पुत्री होंगी, है ना, या तो आप अपने माता पिता के पुत्र होंगे। तो ये जो है ये एक आपका पद है, आपकी एक स्थिति है। किसके समक्ष? आपके माता पिता के समक्ष। और इसी के साथ साथ आप अपने माता पिता के आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, और इसी के साथ साथ आप अपने बच्चों के माता हैं या पिता हैं। मतलब अब एक साथ आपके कितनी परिस्थितियां हो गई? दो हो गई। एक तो आप अपने माता पिता के की संतान हैं और दूसरा आप अपनी संतान के स्वयं या तो माता होंगे या तो पिता होंगे, है ना। तो यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप फीमेल हैं तो आप माता, है ना, और अगर आप मेल हैं तो आप मान के चलिए कि आप पिता हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय करते होंगे। तो ये व्यवसाय कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप टीचर हैं तो ये भी आपकी क्या है, एक आपकी पोस्ट है, आपका एक पद है ना, समाज में आपकी एक स्थिति है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं जो किसी विशेष समय में किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, है ना, हमारी जो स्थिति है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इसको मैंने एक परिभाषा में भी बांधने का प्रयास किया है, तो आप देख लीजिए। ये है जैसे किसी विशेष समय में दूसरे व्यक्ति या पद के सापेक्ष एक व्यक्ति की समाज में जो स्थिति होती है उसे ही सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है, ठीक है। अब इसके ये जो परिस्थिति है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, जो कि है परिस्थिति पुंज, है ना। तो मर्टन के अनुसार ये जो परिस्थिति पुंज का कॉन्सेप्ट है ये किसका है? मर्टन का है। और मर्टन इसको कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं: एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति श्रृंखला या परिस्थिति पुंज कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी ये ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि मान लीजिए ये जो ए है ये आप हैं, है ना। तो अब आपकी कई सारी परिस्थितियां हैं, जैसे कि आप एक ही समय में क्या है, किसी के पुत्र हैं या पुत्री हैं, और अपने बच्चों के क्या है, या तो पिता है या माता है। और उसी के साथ साथ आप या तो टीचर हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या जो भी आप व्यवसाय करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने ये जितनी परिस्थितियाँ लिखी हैं सिर्फ वही, इसके अलावा और भी कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो वहाँ पर भी कई सारे पद होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का है या मेंबर्स का है ना। तो इस तरह से जो भी पद आपका है दूसरे पद के सापेक्ष वो आपकी सामाजिक परिस्थिति होती है। और जब हम इन सभी परिस्थितियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, या जब हम इन सभी परिस्थितियों को एक साथ में देखकर उनका अध्ययन करें या उनके बारे में बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, इसे ही मर्टन क्या कहते हैं, परिस्थिति पुंज कहते हैं। और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके साथ उसकी कई परिस्थितियां होती हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए, वीर स्ट्रीट की भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये क्या है? वीर स्ट्रीट क्या कहते हैं? वीर स्ट्रीट कहते हैं कि समाज परिस्थितियों का एक जाल है। ये परिभाषा आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि ये एकदम कुछ सिमिलर सी है मैकैवर एवं पेज की परिभाषा से। लेकिन उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो परिस्थिति की नहीं बल्कि समाज की दी थी। और क्या बताया था? वो कहते हैं कि जो समाज है वो क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है ना।
तो और ये जो वीरस्टीड है, इन्होंने सामाजिक परिस्थिति की परिभाषा दी है और क्या बताया है कि समाज परिस्थितियों का जाल है। अगर आप इनकी परिभाषा को देखें तो वाकई समाज में क्या है, समाज व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है, उनके संबंधों से बना है, और जो व्यक्ति हैं वो किसी विशेष समय में या एक दूसरे पद के सापेक्ष या दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष उनकी एक स्थिति होती है, और वही सामाजिक परिस्थिति है ना। तो इसीलिए इन्होंने ये इसको परिभाषित किया है कि समाज जो है वो परिस्थितियों का एक जाल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, द स्टडी ऑफ मैन, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, इनका ईयर भी याद रखना है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया कि ये जो परिस्थितियां होती हैं इनके दो प्रकार होते हैं, और J.H. फिक्टर है ना, उन्होंने भी यही सेम बात कही है कि जो परिस्थितियां हैं उनके दो प्रकार होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये दोनों प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जो पहला प्रकार होता है वो है आरोपित या प्रदत्त, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, आरोपित या प्रदत्त परिस्थिति। दूसरा क्या है, अर्जित परिस्थिति। तो अब जैसे कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रदत्त मतलब जो हमें दिया गया हो, जिसे हमने अर्जित नहीं किया है बल्कि जो दिया गया है, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो दिया गया है और कब से दिया गया, जो हमें हमारे जन्म से ही दिया गया हो। ऐसी परिस्थितियां जो हमें हमारे जन्म से ही प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रदत्त या आरोपित परिस्थितियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि जाति और लिंग, है ना। तो जाति मान लीजिए, हम अपने इच्छा से तो ये नहीं कर सकते हैं कि हमें इस जाति में जन्म नहीं लेना है, हमें इस जाति में जन्म लेना है ना। तो ये जो है ये प्रदत्त है। हम हमें जन्म से ही हमारी जाति प्राप्त होती है, और उसी तरह से जो हमारा लिंग है कि हम फीमेल होंगे या मेल होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहाँ से, हमें जन्म से ही बाई बर्थ मिलती हैं। उसके बाद ये जो देखिए, कोई भी परिस्थिति है उसके साथ कुछ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, क्योंकि सभी परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, इसे समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर एक बॉस होगा, ठीक है, और बॉस होगा, उसके साथ क्या होंगे, कई सारे एम्प्लॉयज होंगे, और एम्प्लॉयज में भी कई कैटेगरी होती है ना। कुछ एम्प्लॉयज कैसे होंगे, जो एकदम सीनियर मोस्ट होंगे, जो क्या करते होंगे, ये बॉस के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग का काम करते होंगे, और नीचे वाले जो एम्प्लॉयज होंगे उनका क्या काम होगा कि इन्होंने जो निर्णय लिया है उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, ये एक बॉस की परिस्थिति है, और ये जो बताया मैंने, ये जो एम्प्लॉय हैं, ये इनकी परिस्थिति क्या है, एम्प्लॉय की है, ठीक है। अगर हम बॉस के समक्ष देखें तो एम्प्लॉय की परिस्थिति है, और अगर एम्प्लॉय के समक्ष हम इन व्यक्ति को देखें तो इनकी जो परिस्थिति है वो एक बॉस की है। तो अब क्या होगा, ये जो जैसा कि मैंने भी बताया कि परिस्थितियों के साथ क्या होती है, प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। तो इनकी प्रतिष्ठा समाज में ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इनके अंडर में इतने सारे एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं, और ये जो बॉस है इनकी अपेक्षा ये जो एम्प्लॉय है इनकी जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा निम्न होगी। तो इसी तरह से ये जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं, इनको जो परंपरागत तथा बंद समाज है वहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। कौन सी, प्रदत्त परिस्थितियों को। जो बंद समाज है मतलब जहां पर मोबिलिटी कम पाई जाती है, जहां पर गतिशीलता नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर किसको प्रमुखता दी जा रही है, जो जाति से प्राप्त है। अब जो परिस्थिति या जो प्रतिष्ठा हमें अगर जाति के आधार पर या जन्म से ही प्राप्त है ना, जन्म से प्राप्त है, तो मतलब अब हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इन समाजों को बंद समाज कहा जाता है। अब दूसरा, आइए दूसरा क्या है, अर्जित परिस्थिति। तो अर्जित परिस्थिति हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए जो व्यक्तिगत गुण और योग्यताएं हैं, इसके आधार पर हम जिन परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने लिखा है डॉक्टर या शिक्षक। आप जब जन्म लेते हैं तब आप डॉक्टर या शिक्षक नहीं होते हैं, है ना। आप उसको पाने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको अर्जित करते हैं। और ये जो अर्जित परिस्थितियां हैं, इनकी प्रतिष्ठा जो आधुनिक एवं खुले समाज, जैसे अगर हम कहें जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उसमें इस तरह की जो परिस्थितियां हैं इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है या इनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई
कोई व्यक्ति है, उसने निम्न जो उसकी आर्थिक स्थिति निम्न है, उस ऐसे परिवार में जन्म लिया, ठीक है। उसके उसके बाद इसने क्या किया, अपनी योग्यता से अचीव किया कोई अच्छी पोस्ट, कोई बड़ी सी पोस्ट जहां पर उसको उसकी इनकम अच्छी है, ज़्यादा इनकम हो रही है। तो ये जो आधुनिक और खुले समाज हैं, है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो अपनी योग्यता के बल पर उनकी जो अचीवमेंट होती है वो बड़ी होती है। चलिए दूसरा देखिए, एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है परिस्थिति से ही जुड़ा हुआ, और ये क्या है, ये है मुख्य परिस्थिति का। तो ये जो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा है, ये किसने दी थी, E.T. हिलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे कि मुख्य परिस्थिति की जो अवधारणा है ये किसने दी थी, E.T. हिलर ने दी थी। और इसको इन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है, ये कहते हैं कि किसी भी समाज में प्रत्येक परिस्थितियों का महत्व समान नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, बॉस और एम्प्लॉय वाले जो एग्जाम्पल था उसमें इन्होंने बताया कि जो अमेरिकी समाज है, वहाँ पर क्या है, पेशा को मुख्य परिस्थिति के रूप में देखा जाता है। मतलब पेशे के आधार पर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, टीचर है, ठीक है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति क्या है, प्यून है। तो ये जो अमेरिकी समाज है, यहाँ पर किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो टीचर हैं या डॉक्टर हैं, इनकी प्रतिष्ठा प्यून से ज़्यादा होगी, है ना। ये जो E.T. हिलर है ये बताने के प्रयास कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो पेशा या जो व्यवसाय है, यहाँ से हमारी जो परिस्थिति होती है वही मुख्य परिस्थिति है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टीचर है, तो वो अपने परिवार में क्या होगा, उसकी जैसा कि मैंने बताया था कि वो अपने माता पिता के समक्ष क्या होगा, इनका ये मान लीजिए पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। तो एक इसका ये स्टेटस है। दूसरा हो सकता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, या मान लीजिए ये वाला जो प्यून है, हो सकता है इनकी जो इनका जो पेशा है वो क्या है, वो प्यून का है, तो इनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं कम है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इनके पास जो पैतृक संपत्ति हो वो बहुत ज़्यादा हो। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो अमेरिकी समाज है, वहाँ पर पेशे को ही मुख्य परिस्थिति के रूप में देखा जाता है, तो इसीलिए समझ रहे हैं ना कि इनकी जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं इनका जो ये प्यून वाला पेशा है इससे ही निर्धारित होगी। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि जब हम परिस्थिति को भूमिका के साथ साथ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अभी आगे अगर नहीं भी समझ में आया है तो अभी जो हमारा मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जब भूमिका की बात करेंगे तो ये परिस्थिति भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो ये परिस्थिति और भूमिका है, इनको हम कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अभी आपने सिक्के का एक ही पहलू जाना है। जब आप दूसरे पहलू को भी जान लेंगे और इन दोनों में जो अंतर संबंध है इनको समझ लेंगे, तब ये जो अवधारणाएं हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज रोल।